हेलो दोस्तों, आज से मैं आप सब के लिए यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। आइए पढ़ते हैं। प्रसिद्ध पारिस्थितिकी विज्ञानी हिकेल ने 1886 में पारिस्थितिकी को जीव विज्ञान की वह शाखा माना जिसके अंतर्गत जीवों और उनके बाह्य वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, दो ग्रीक शब्द हैं जिसमें ओकीज व लोगोस से मिलकर बना है। इकोलॉजी किससे मिलकर बना है? ओकीज और लोगोस शब्द से मिलकर बना है तथा माना जाता है कि इसका प्रयोग सर्वप्रथम प्राणी वैज्ञानिक रैटर एच ने 1868 ने किया था। ओकीज का अर्थ है आवास। ओकीज का अर्थ क्या है? आवास, अर्थात बृहद स्वरूप में पर्यावरण होता है। ओडम ने 1963, 69, 71, मिश्रा आर ने 1967 में आदि ने इसे भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। पारिस्थितिक तंत्रों की संरचना तथा कार्य का अध्ययन ओडम है, ऐसा है उन्होंने कहा था। आर मिश्रा के अनुसार क्या है? पारिस्थितिकी प्रारूप, प्राकार्य तथा कारकों के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। आर मिश्रा ने कहा वास्तव में पारिस्थितिकी की परिभाषा वातावरण तथा या पर्यावरण शब्द के आधार पर ही की गई है। वातावरण उन सब प्रक्रियाओं, दशाओं, बलों अथवा वस्तुओं का सम्मिलित स्वरूप है जो भौतिक या रासायनिक रूप में जीवों को प्रभावित करता है। ये प्रभाव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रकार के हो सकते हैं। इस प्रकार पारिस्थितिकी के लिए जीवों के अतिरिक्त पर्यावरण ही आधारभूत शब्द है और पर्यावरण के विभिन्न अंग कारक हैं जो परस्पर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तथा स्वयं भी प्रभावित होते हैं। जीवों को हम अन्य कारकों की तरह इस पर्यावरण का एक अंग मानते हैं। इस प्रकार जीवों और उनके वातावरण का संबंध अत्यंत जटिल होता है क्योंकि पर्यावरण में जैविक कारकों के अतिरिक्त अजैवी कारक, जैवी मतलब जीव जंतु जिसमें जान होती है या सजीव होते हैं, अजैवी मतलब वस्तुएं आ गई जिनमें जान नहीं होती है और वो शोषण भी नहीं करते। इस प्रकार यह सब एक तंत्र की तरह कार्य करता है और इस तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी का निम्नलिखित 3 स्वरूपों में अध्ययन किया जा सकता है। पहला है स्वपारिस्थितिकी, जिसको ऑटो इकोलॉजी कहा जाता है। वह एक जीव या उसकी जाति विशेष का वातावरण के साथ संबंध आदि का अध्ययन कहलाता है ऑटो इकोलॉजी, जिसको हम हिंदी में स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। उसके बाद है समपारिस्थितिकी, यह जैव समुदाय का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है। दूसरा है इकोसिस्टमोलॉजी, यह सभी जीव भौतिक प्रक्रियाओं, रासायनिक तंत्रों आदि का सम्मिलित अध्ययन है। इसके बाद आता है जीवमंडल, जिसको हम इंग्लिश में बायोस्फीयर कहते हैं। जीवमंडल पृथ्वी पर उपस्थित एकमात्र बृहत्तम पारितंत्र है जो समस्त जीवों को मिलाकर बना है। यह पृथ्वी के वायुमंडल, जलमंडल व स्थलमंडल का विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें जीव रहते हैं एवं अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जीवमंडल का विस्तार समुद्र तल से लगभग 6 किलोमीटर पृथ्वी के पृष्ठ तल पर तथा 8 किलोमीटर तक समुद्र का गहराई में कुल लगभग 14 किलोमीटर क्षेत्र में है। जीवमंडल एक सर्वोच्च स्तरीय व्यवस्था है। जीवमंडल के कौन कौन से भाग होते हैं, आइए देखते हैं। पृथ्वी को 3 अजैवी भागों में बांटते हैं: स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल। पृथ्वी के तीनों ही मंडलों में सभी गहराइयों तक जीव नहीं रहते। उदाहरण के लिए पृथ्वी के स्थलमंडल में 2-3 मीटर की गहराई के बाद जीव मिलना बंद हो जाते हैं। वायुमंडल में भी केवल कुछ किलोमीटर तक ही जीव पाए जाते हैं। इस प्रकार जीवमंडल स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल में कुछ दूरी तक फैला हुआ है। यह दूरी वायुमंडल में उच्चतम सीमा से समुद्र की गहराई तक लगभग 14 किलोमीटर का क्षेत्र है। जीवमंडल के इस क्षेत्र को उपयुक्त वर्णित 3 भागों में बांट सकते हैं। इन भागों में इसके अतिरिक्त जैव समुदाय रहते हैं। पहला है जैव समुदाय, जिसको इंग्लिश में बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। एक विशेष स्थान पर प्रायः अनेक जातियों की समष्टियाँ रहती हैं और वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये समष्टियाँ उस स्थान पर समुदाय बनाती हैं, अर्थात एक से अधिक जाति के सदस्यों की बनी समष्टियों का वह समूह जो किसी विशेष स्थान पर रहता है जैव समुदाय कहलाता है। उदाहरण के लिए एक खेत में मक्का के पौधे के साथ
मूंगफली, मूंग, उड़द, अरहर, तिल, ज्वार, बाजरा आदि जातियों की समष्टियों को सम्मिलित रूप में पादप समुदाय कहते हैं। यह यहाँ यदि जंतु समुदाय को भी मिला दिया जाए तो वह जैव समुदाय हो जाएगा। जाति किसे कहते हैं? समान प्रकार के जीवों को प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न कर सकें जाति कहलाता है। जैसे मानव को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। मानव को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। जैसे मानव को होमो सेपियंस कहते हैं, ये जाति है, वैज्ञानिक जात कहलाती है। गेहूं को टेरिकम कहते हैं। मक्का, सरसों आदि पौधों की जातियां हैं। समष्टि क्या होता है? पॉपुलेशन क्या होता है? एक ही प्रकार के जीव जो रचनात्मक क्रियात्मक रूप में परस्पर बिल्कुल मिलते हैं तथा आपस में लैंगिक जनन कर सकते हैं, साथ ही एक ही क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र की स्थानीय समष्टि बनाते हैं। अर्थात समष्टि एक ही जाति के जीवों का स्थानीय समूह है। ऐसे समूह को जैव समष्टि कहते हैं। पृथ्वी पर एक ही जाति जो भौगोलिक दृष्टि में से भिन्न भिन्न स्थानों जैसे पहाड़ों, रेगिस्तानों या विभिन्न देशों जैसे रूस, अमेरिका आदि में रहती है, उस भौगोलिक स्थान की समष्टि कहलाती है। अब देखते हैं जीवोम क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवोम जीवोम विभिन्न जैव समुदाय अजैव घटकों के साथ मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र बनाते हैं। एक भौगोलिक क्षेत्र के समस्त पारिस्थितिकी तंत्र एक साथ मिलकर जीवोम या बायोम बनाते हैं। मतलब इसका ये हो गया कि जैविक घटक तथा अजैविक घटक एक साथ मिलकर जो क्षेत्र बनाते हैं उसे ही जीवोम कहते हैं। जीवमंडल में जैविक घटकों के रूप में प्रवाह। पारितंत्र के जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ये घटक पारितंत्र का प्रमुख भाग बनाते हैं। क्रियात्मक रूप में भी इनका अत्यधिक महत्व होता है। पहला है स्वपोषित अंश, ऑटोट्रॉफिक पार्ट। इसमें सब हरे पौधे सम्मिलित होते हैं। ये सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि को लेकर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ स्वपोषी जीवाणुओं आदि को छोड़कर शेष अर्थात अधिकांश हरे पौधे अपने उपयोग में काफ़ी अधिक खाद्य पदार्थ बनाते हैं, जिसे पौधे अपने विभिन्न अंगों में संचित करते हैं। वस्तुतः यही खाद्य पदार्थ समस्त अन्य जीवधारियों के पोषण के काम आता है। इस प्रकार इन पौधों को उत्पादक कहा जाता है। मतलब कि जो हरे पेड़ पौधे हैं उनके प्रोड्यूसर या उत्पादक कहते हैं, अर्थात यही भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरा है परपोषित अंश। परपोषित को हम हेट्रोट्रॉफिक पार्ट कहते हैं। इसमें वे सभी जीव आते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपना भोजन पौधों अथवा उन जीवों से जो पौधे से अपना खाद्य पदार्थ लेकर कुछ प्रतिशत अपने अंदर संचित कर लेते हैं से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ये उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता कहलाते हैं, कंज्यूमर्स कहलाते हैं। ये जीवों की कई श्रेणियां होती हैं। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। ये हरे पौधे से सीधे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात ये शाकाहारी जंतु हैं। खरगोश, चूहा, हिरन, बकरी, गाय, घोड़ा आदि इनके उदाहरण हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में वे सभी जंतु आते हैं जो प्रथम श्रेणी के मांसाहारी कार्निवर्स हैं, जो शाकाहारी जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं। इनमें कीटों को खाने वाले या कीटाहारी जंतु भी सम्मिलित हैं। सर्प, छिपकली, मेढक, गिरगिट आदि ऐसे ही जीव जंतु हैं। इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स या द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। तीसरे में है ये मांसाहारी जंतु ही हैं जो मांसाहारी जंतुओं को भोजन बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे शेर, बाज, चील, उल्लू आदि ये प्रायः उच्चतम उपभोक्ता हैं, टॉप कंज्यूमर कहलाते हैं। अपघटक उन्हें कहते हैं। ये इनके अंतर्गत निम्न स्तरीय पौधे आते हैं जो पौधों के मृत शरीर अथवा उनके अंगों उत्सर्जित पदार्थों को सड़ा देते हैं। इसमें जीवाणु, कवक वगैरह भी आ जाते हैं जो एकदम सड़ा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जीवमंडल में पदार्थों का चक्रण।
जीवमंडल में पदार्थों के चक्रण में सबसे पहला है कार्बन चक्र, जिसको हम कार्बन साइकिल कहते हैं। कार्बन चक्र पृथ्वी पर कार्बन चक्र प्रमुखतः कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र है, क्योंकि वायुमंडल की गैसों में मिलने वाले लगभग 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड अथवा जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड में से उत्पादक अर्थात क्लोरोफिल युक्त पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सरल अथवा जटिल कार्बनिक पदार्थों अर्थात खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। कार्बन के चक्र रूप में संतुलित होने तथा जीवों में प्रवेश का यही एकमात्र मार्ग है, तथा यहीं से कार्बन जैव जगत की खाद्य श्रृंखलाओं में प्रवेश करता है। जीवों में खाद्य श्रृंखलाओं में उत्पादक से उच्चतम उपभोक्ता के शरीर में रहने के बाद संपूर्ण कार्बनिक पदार्थ श्वसन क्रिया, ऑक्सीकरण, जलने अथवा अपघटन के द्वारा फिर से कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता रहता है। भूगर्भ से प्राप्त होने वाले कोयला, खनिज तेल आदि भी इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा बने रहते हैं। ये पदार्थ भी जलने पर प्रमुखतः कार्बन डाइऑक्साइड में ही परिवर्तित हो जाते हैं और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की इस कमी को पूरा करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड वायु में मिलती है उसका 95% भाग जीवाणुओं की क्रियाशीलता के कारण है। ये जीवाणु ही पेड़ पौधे तथा जीवों के मृत शरीरों को सड़ाते हैं, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होती रहती है। प्रकृति में यह क्रम निरंतर चलता रहता है। कुछ पेड़ पौधे तथा मृत जंतुओं के शरीर पेट्रोलियम तथा जीवाश्म ईंधन बनाने में उपयोग हो जाते हैं। ज्वालामुखी के उद्गार भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। दूसरा है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र वायुमंडल की गैसों में सबसे अधिक लगभग 79% मुक्त नाइट्रोजन होती है, किंतु जीव केवल कुछ जीवाणु तथा नीली हरी शैवालों को छोड़कर इसका इस स्वरूप में कोई उपयोग करने में सक्षम नहीं होते। इस मुक्त नाइट्रोजन का केवल कुछ प्रतिशत भौतिक व प्राकृतिक कारणों से ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड NO2, NO आदि बना लेती है। इस क्रिया में तड़ित क्रिया सम्मिलित है। ये ऑक्साइड वर्षा के जल के साथ भूमि पर गिरकर खनिजों के साथ क्रिया करते हैं और उनके नाइट्रेट्स आदि बना लेते हैं, जिन्हें पौधे अवशोषित कर लेते हैं। N2+O2 तड़ित किया जाता है 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है। 2NO+O2 गिब्स 2NO2 नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बना लेता है। 2NO2+H2O गिब्स HNO2 प्लस HNO3 ये नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बना लेता है। यह क्रिया बहुत ही कम मात्रा में नाइट्रोजन में स्थिर कर पाती है। तीसरा है जल चक्र। जल चक्र पर्यावरण में जल का जो परिवहन होता है उसे जल चक्र कहते हैं, जलीय चक्र कहते हैं। जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का यौगिक है। जल के रूप में जीव इन दोनों तत्वों का उपयोग करते हैं तथा प्रकृति में इनका चक्रण निम्नलिखित प्रकार से होता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा जो ऊष्मा के रूप में पर्यावरण का ताप बढ़ाती है, महासागरों, समुद्रों, नदियों, झीलों तथा मृदा की सतह से जल का लगातार वाष्पन करती है। पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में तथा जीवों द्वारा उत्सर्जन जैसे मूत्र, पसीना आदि के द्वारा जल तथा जलवाष्प उत्सर्जित होती है। सभी जीवों में श्वसन क्रिया के फलस्वरूप जलवाष्प उत्पन्न होती है। यह जलवाष्प वायु में उपस्थित रहती है तथा हल्की होने के कारण वायुमंडल में ऊपर की ओर उठती रहती है। जब वातावरण का ताप गिरता है तो निम्न ताप पर जल वाष्प संघनित होकर धुंध, कोहरा, पाला, ओस आदि के रूप में अथवा जल की बूंदों में बदल जाता है। ये बूंदें वर्षा हिम के रूप में पृथ्वी पर पुनः वापस आ जाती हैं। इस प्रकार जल चक्र चलता रहता है। अगर शॉर्टकट में बोलें जल चक्र क्या होता है, जल का वाष्पन होकर भाप द्वारा ऊपर जाती है तो वहाँ पे बादल के द्वारा वापस पुनः बारिश के रूप में नीचे आ जाती है। इसी को जल चक्र कहते हैं। चौथा है ऑक्सीजन चक्र। वायुमंडल में सभी गैसों का अनुपात लगभग निश्चित रहता है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन गैस का अनुपात भी सदैव संतुलित रहता है। प्रकृति में अनेक क्रियाओं में ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्यावरण में बढ़ाई जाती है, जैसे कार्बनिक पदार्थों का जलना। इसी प्रकार सभी जंतु श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ऊर्जा प्रवाह की दिशा तथा मात्रा।
ऊर्जा प्रवाह खाद्य श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। ऊर्जा इसी खाद्य श्रृंखला में अथवा इससे संबंधित अन्य खाद्य श्रृंखलाओं में भी उसी प्रकार परिवाहित होती रहती है। अर्थात जीवमंडल में ऊर्जा का प्रवाह निम्न प्रकार से केवल एक ही दिशा में होता है। सूर्य तथा वायुमंडल, हरे पौधे, शाकाहारी, मांसाहारी में जाता है। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले सूर्य तथा वायुमंडल की वजह से हरे पौधे उत्पादक बने, जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण किया। फिर इन हरे पेड़ पौधों को शाकाहारी जीव मतलब प्राथमिक उपभोक्ता ने खा लिया। अब इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को मांसाहारी द्वितीयक ने खा लिया। फिर इनको तृतीयक या सर्वोच्च ने खा लिया। किसी भी पोषण स्तर पर एक से अधिक विकल्प होने पर भी ऊर्जा की दिशा वही रहती है। ऊर्जा की दिशा वही रहती है। ऊर्जा जब एक पोषण स्तर में पहुंचती है तो कुछ उस स्तर के जीव द्वारा इस्तेमाल कर ली जाती है तथा शेष ऐसे ही विकृत हो जाती है। ऐसा समझा जा चुका है कि लगभग 10% ऊर्जा ही अगले स्तर में पोषण के रूप में पहुंचती है और 90% ऊर्जा पिछले स्तर पर रह जाती है। अर्थात ये हो गया कि जो शाकाहारी है, जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता से 10% ऊर्जा ही हमको प्राथमिक उपभोक्ता को मिलेगी। प्राथमिक की 10% ऊर्जा द्वितीयक को मिलेगी और द्वितीयक की 10% ऊर्जा तृतीयक या सर्वोच्च को मिलेगी। इस प्रकार प्रत्येक पोषण स्तर के परिवर्तन के साथ केवल 10% ऊर्जा का ही प्रवाह होता है। 90% ऊर्जा धारक के श्वसन, ताप आदि के रूप में नष्ट हो जाती है। इस प्रकार प्रत्येक उपभोक्ता को उसके पोषण से 10% ऊर्जा ही प्राप्त होती है। अर्थात प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता को मिलने वाली ऊर्जा एक समान नहीं होती है। अब आते हैं फूड चेन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिसके द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य पदार्थों के रूप में ऊर्जा का प्रवाह एक सीधी रेखा में चलता है, एक सीधी दिशा में होता है। किसी भी खाद्य श्रृंखला के लिए हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं तथा उसे संचित करते हैं। अतः ये उत्पादक कहलाते हैं। शाकाहारी जीव इन उत्पादकों से भोजन प्राप्त करते हैं, अतः ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कंज्यूमर कहलाते हैं। मांसाहारी जीव अपने भोजन के लिए इन शाकाहारी तथा अन्य मांसाहारी जीवों पर निर्भर करते हैं। ये द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। खाद्य जाल, फूड वेब, खाद्य श्रृंखलाओं के जाल को खाद्य जाल कहते हैं। 2 खाद्य जाल निम्नलिखित हैं, जैसे घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया मेढक ने, मेढक को खाया सांप ने और सांप को खाया बाज ने। दूसरा है घास को खाया चूहे ने, चूहे को खाया सांप ने, सांप को खाया बाज ने। दोनों खाद्य श्रृंखलाओं में सर्प तथा बाज सामान्य है और इन्हीं स्थान पर ये खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर जुड़कर एक छोटा खाद्य जाल बना रही हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड, जिसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं, किसी आहार श्रृंखला में ऊर्जा के स्थानांतरण का ग्राफी निरूपण पिरामिड के रूप में किया जाता है। इसे ही पारिस्थितिकी पिरामिड या पारिस्थितिकी कोण स्तूप कहते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड निम्न प्रकार के हैं। पहला है जीव संख्या का पिरामिड। यह पिरामिड प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध जीवों की संख्या के आधार पर बनाया जाता है। इसमें प्रायः उत्पादक संख्या में अधिक तथा प्राथमिक उपभोक्ताओं से सर्वोच्च उपभोक्ताओं की संख्या कम होती जाती है। अतः यह पिरामिड प्रायः सीधा अपराइट बनता है। कुछ खाद्य श्रृंखलाओं में, जैसे परजीवी खाद्य श्रृंखलाओं के जीव संख्या के पिरामिड उल्टे भी हो सकते हैं। उदाहरण, एक बड़े वृक्ष पर रहने वाले पक्षियों की संख्या सामान्यतः बहुत अधिक और प्रत्येक पक्षी पर परजीवियों की संख्या अनेक होगी, अर्थात प्रत्येक स्तर पर जीवों की संख्या बढ़ती जाएगी और पिरामिड का चौड़ा भाग क्रमशः ऊपर की ओर बनाना होगा। दूसरा है जीव भार का पिरामिड। यह पिरामिड प्रत्येक पोषी स्तर पर उपस्थित जीवों के कुल संख्या पर भार पर आधारित होता है। जीव भार सामान्यतः उत्पादक से सर्वोच्च उपभोक्ता की ओर कम होता जाता है, अतः यह पिरामिड सामान्यतः सदैव ही सीधा बनता है। कुछ जलीय जीवों के लिए यह उल्टा प्रदर्शित होता है। ऊर्जा का पिरामिड, इस प्रकार के पिरामिड में प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण प्रदर्शित किया जाता है। चूंकि प्रत्येक पोषी स्तर पर 10% ऊर्जा ही पोषण के रूप में हस्तांतरित होती है, अतः यह पिरामिड सामान्य जीव संख्या के सीधे पिरामिड के सामान्य सीधा ही बनता है।
तो अब आ जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऊपर। पहला है इसका, हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे क्या होते हैं? अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो हरे पौधे आपको पता है क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। दूसरा है, ऊर्जा स्तर के सजीव जगत के संगठन में आते हैं, क्या आता है? समुदाय आता है, पारितंत्र आता है, जनसंख्या आता है, ये सभी। तो ये सभी उत्तर इसका हो जाएगा। तीसरा है इसका, जीवमंडल में सम्मिलित है, जीवमंडल में क्या सम्मिलित है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ये सभी है। चौथा है, एक समष्टि समूह होता है एक ही प्रकार के जीवों का, दो प्रकार के जीवों का और विभिन्न प्रकार के जीवों का, अनेक स्थानीय समुदायों का। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक ही प्रकार के जीवों का क्या होता है? एक समष्टि होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जीवधारियों का वह समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है कहलाता है समुदाय, जैव समुदाय, जीव, जाति। तो इसका आंसर हो जाएगा जाति। छठा है, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? चंद्रमा है, पृथ्वी है, तारे हैं, सूर्य है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्य। सातवां क्वेश्चन है, सूर्य से प्राप्त प्रकाश से हरे पौधे कार्बनिक भोजन बनाते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं उपभोक्ता, अपघटक, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। तो इस उत्तर हो जाएगा स्वपोषी। आठवां है, यदि किसी वन में बाघों की संख्या कम हो जाए तो हिरणों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, ए बी दोनों संभव है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, अगर बाघ कम हो जाएंगे तो उनको खाने वाले कम हो जाएंगे, इस प्रकार हिरणों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हरे शैवाल होते हैं सहजीवी, परजीवी, परपोषी, स्वपोषी। तो हरे शैवाल, क्योंकि हरे शैवाल हैं, इसमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं स्वपोषी। अगला है, पारितंत्र में मानव क्या है? सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, अपघटक। तो ये सर्वाहारी है। 11वां क्वेश्चन है, पारितंत्र में शैवाल होते हैं, उत्पादक होते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये उत्पादक हो जाते हैं। उपभोक्ता, अपघटक, इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादक आंसर हो जाएगा। 12वां है, अपघटक का उदाहरण है गिद्ध है, तोता है, कबूतर है, बगुला है। तो उत्तर हो जाएगा अपघटक। अपघटक मतलब नष्ट करने वाला, मिला देने वाला। तो वो लास्ट में गिद्ध ही खाता है, तो वो गिद्ध हो जाएगा। 13वां है, जैव समुदाय का वातावरण के साथ संबंध किसके अंतर्गत आता है? स्वपारिस्थितिकी, समपारिस्थितिकी, इकोसिस्टोमोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो जैव समुदाय का वातावरण के साथ संबंध समपारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। 14वां क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता क्या है? खरगोश है, नेवला है, बाज है, शेर है। तो खरगोश केवल घास फूस ही खाता है, जबकि ये तीनों क्या कहते हैं? मांस भी खाते हैं, इसलिए खरगोश ही प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा। आपका फिर अगला है क्वेश्चन, ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है, उल्टा होता है, सीधा होता है, अनियमित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा इसका सीधा होता है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा चलता है। ठीक है।